कुसुमी, तुम जितना असत्य बोलोगी उतना ही फंसोगी। हम अच्छी तरह जानते हैं महाराज के बेरुपये का साथ तुम्हारी मिली भगत है। आप चाहे तो इसी समय मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मुझ पर यह दोष मत लगाइए कि मैं उस विजेंद्र प्रताप सिंह से मिली हुई हूँ। कुसुमी ने आप दोनों को उनके बारे में बताया था, लेकिन आप दोनों ने उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया। क्या कुसुमी ने हमें चेताया था? नहीं सेना प्रमुख जी, कुसुमी तो स्वयं एक कपटी महिला है। अवश्य ही उसने आपसे असत्य कहा है। अभी हम इस पुराने महल से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते युवराज, क्योंकि रूपनगर की समस्त सीमाओं पे हजारों लाखों सैनिकों का पहरा बिछा हुआ है। मैं अभी यही सूचना लेकर आई हूँ रूपनगर से। ऐसा क्या हो गया जो रूपनगर के इतने सारे सैनिक सीमा पर उतर आए? पता चला है कि राजकुमारी चंद्रमुखी रूपनगर के महल से अचानक लुप्त हो गई हैं। क्या? राजकुमारी चंद्रमुखी महल से लुप्त हो गई? कैसे? भला उन्हें लुप्त होने की क्या आवश्यकता पड़ गई? कहीं हमारे भाई भानु प्रताप सिंह के भय से? ये तो मैं नहीं जानती। यदि ऐसे ही दिन पर दिन व्यतीत होते रहे तो हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। ना तो मुझे वो फूल प्राप्त होगा और ना ही मैं मां से भेंट कर पाऊंगा। कब तक महाश्वेता के भरोसे बैठे रहेंगे? मुझे वो फूल स्वयं ढूंढने जाना होगा, स्वयं। यदि हम अकेले निकल गए तो महाश्वेता को बहुत दुख होगा। उसने कदम कदम पर हमारा साथ दिया है, हमारे लिए अपने प्राणों की चिंता भी नहीं की। अगर हम इस महल में नहीं दिखाई दिए तो उसके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। किंतु हम क्या करें? क्या करें? हमें अपनी माता और पिता की दृष्टि के लिए वो चंद्रमुखी का फूल प्राप्त करना ही होगा, निकलना ही होगा। युवराज, 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 कहाँ चले गए? युवराज, 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 सारे महल में ढूंढ चुकी हूं, पर युवराज का कहीं अता पता ही नहीं है। अवश्य ही वे चंद्रमुखी के फूल को खोजने अकेले ही निकल गए हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? कदम कदम पर सिपाही हैं और कहीं किसी ने उन्हें आते जाते देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे उन्हें खोजना ही होगा। पता नहीं वे किस दिशा में निकल गए हैं। युवराज, 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 वनराज, वनराज,
वनराज, वनराज, वनराज, वनराज, वनराज। ये स्वर तो महाश्वेता का है। वो इस जंगल में वनराज को क्यों ढूंढ रही है? कहीं वनराज पुराने महल से भाग तो नहीं गया? पता लगाना होगा। वनराज, वनराज, वनराज। पता नहीं अतिथि युवराज कहाँ निकल गए हैं। अगर वे कहीं दूर निकल गए तो उन्हें खोजना असंभव हो जाएगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है? कहाँ ढूंढूं उन्हें? ये विघ्न कहाँ से आ गया? मंधरा सामने से चली आ रही है। उसे मूर्ख बनाना पड़ेगा। महाश्वेता, तुम यहाँ? तुम तो पुराने महल में अतिथि युवराज की सेवा कर रही थी, फिर अचानक इस जंगल में क्या लेने आई हो? मैं जंगल में एक बूटी की खोज में आई थी मंधरा। बूटी की खोज में आई थी? क्यों? तुम्हें अचानक बूटी की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या तुम अस्वस्थ हो गई हो जो तुम यहाँ अतिथि युवराज को अकेला छोड़कर बूटी लेने चली आई? अस्वस्थ मैं नहीं हूँ, अभी तो स्वयं युवराज हैं। बस उन्हीं के लिए इस जंगल में बूटी खोजने चली आई थी। कितनी कुटिल है महाश्वेता। अभी अभी वनराज वनराज चिल्लाती हुई अतिथि युवराज को खोज रही थी और अब मुझे को चाल सिखाने लगी है। क्या हुआ मंधरा? तुम ये सुनकर मुस्कुरा क्यों रही हो? तुम्हारा अतिथि प्रेम देखकर मैं अपने होठों पर आई हुई प्रसन्नता की मुस्कुराहट को नहीं रोक सकी महाश्वेता। तुम्हारे मन में अतिथि के लिए इतनी दया है कि तुम इन घने जंगलों में बूटी लेने चली आई और तुम्हें जंगली हिंसक पशुओं का भय भी नहीं लगा। मृत्यु से भय कैसा मंधरा? मृत्यु जिस दिन आनी होगी उस दिन कोई हमारा जीवन नहीं बचा सकता। किंतु तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं लुप्त राजकुमारी जी को खोजते खोजते यहाँ आ गई थी। फिर अचानक महल की ओर वापस बढ़ने लगी तो तुम पर दृष्टि पड़ गई तो तुमसे मिलने चली आई। तुम बूटी लेकर अस्वस्थ युवराज की सेवा में लग जाओ। मंधरा को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है महाश्वेता। मैं तेरा पीछा तेरी साया की तरह करूंगी और तेरे दिल के रहस्य को जानकर रहूंगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तू वनराज को खोजते हुए गई है।
मैं किस दिशा में जा रहा हूं कुछ समझ नहीं आ रहा। किससे मार्ग पूछूं? यहाँ तो कोई मनुष्य भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या करूं? लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। सैनिक, ठहरो सैनिक। भागो! ठहरो। सैनिकों, रुको सैनिकों। हमसे भयभीत क्यों हो रहे हो? हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। रुको सैनिकों। हमसे भयभीत होकर क्यों भाग रहे थे ये सैनिक हमें देखकर भाग क्यों गए? वो सैनिक आपसे भयभीत होकर भाग गए युवराज। आप मुझे देखकर चौंक गए, किंतु मैं आपको देखकर बहुत प्रसन्न हूं। आप मुझे बिना बताए यहाँ क्यों चले आए? हमसे पुराने महल की घुटन नहीं सहन की जा रही थी, इसलिए हम फूल ढूंढने अकेला ही निकल आए। ऐसा करके आपने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है युवराज। यदि रूपनगर के सैनिक आप पर आक्रमण कर देते तो मैं अधिकारियों को क्या जवाब देती? हमने तुम्हें दुख पहुंचाया, इसका हमें खेद है। किंतु वो रूपनगर के सैनिक हमें देखकर क्यों भाग गए? इसका क्या कारण था? हमने तुम्हें दुख पहुंचाया, इसका हमें खेद है। किंतु वो रूपनगर के सैनिक हमें देखकर क्यों भाग गए? इसका क्या कारण था? अमावस की रात को जो आप दानव का रूप धर लेते हैं, उसे वे अभी तक भूल नहीं पाए हैं। और पिछली अमावस की रात का आपका रूप तो उन्हें अभी तक याद है। अब जो हो चुका है उसे भूल जाइए और तत्काल मेरे साथ महल लौट चलिए। किंतु चंद्रमुखी के फूल का अभी हमें पता नहीं चला है। उसे आप अकेले ढूंढ भी नहीं पाएंगे, सिर्फ मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। चलिए, अब हमें वापस चलना होगा। और यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगी और इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगी। चलिए। आइए। अतिथि युवराज वनराज को चंद्रमुखी का फूल मिले या ना मिले, किंतु वनराज का साथ देने के आरोप में महाश्वेता को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। पानी सर से ऊपर निकलता जा रहा है। महामहिम को तत्काल सूचना देनी होगी। प्रणाम हुजूर। आओ मंत्रा, तुम्हारी मुख की रेखाएं बता रही है कि तुम हमारे लिए ऐसी कोई सूचना लाई हो जो हमारे लिए लाभकारी होगी। आपने सत्य कहा हुजूर। आज मैं ऐसी सूचना लेकर आई हूँ जो आपके लिए लाभकारी तो होगी, लेकिन जिसे सुनकर आप दुविधा में पड़ जाएंगे। दुविधा में पड़ जाएंगे? शीघ्र बताओ मंत्रा, तुम ऐसी कौन सी सूचना लेकर आई हो जिसे सुनकर हम दुविधा में पड़ जाएंगे? आज पुराने महल से अतिथि युवराज अकेले ही उस मायावी फूल को प्राप्त करने निकल गए। ये कैसे संभव हो सकता है? इतनी सुरक्षा के पश्चात भी? महामहिम, वो बहुत शक्तिशाली है।
क्या आप जानते नहीं हैं? अमावस्या की रात को उसने हमारे 2 शक्तिशाली सैनिकों के चिथड़े उड़ा दिए थे। वो कुछ भी कर सकता है। नागराज, ये सब तो ठीक है, किंतु उसे उस चंद्रमुखी के मायावी फूल का कैसे पता चला? नहीं हुजूर, उसे अभी तक उस मायावी फूल का पता नहीं चल पाया है। किंतु तुमने अभी अभी तो कहा था कि वो उस फूल को प्राप्त करने के लिए निकल चुका है। आपने मेरी पूरी बात सुनी कहाँ हुजूर? वो मायावी फूल को प्राप्त करने निकले जरूर, परंतु मार्ग पर ही उसे हमारे सैनिक दिख गए। फिर क्या हुआ? नागराज, पहले उसकी बात तो सुन लो। वर्षा आरंभ होने से पहले ही अपना शीश ढकने लगते हो। महामहिम, आप वर्षा की बात करें? मुझे तो मंद्रा की बातें सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ओले पड़ने वाले हैं। और यदि ओले पड़ गए ना महामहिम, तो सबसे पहले हम दोनों के शीश फूटेंगे। नागराज, तुम चुप रहो। मंद्रा, आगे बताओ, उसके पश्चात क्या हुआ? हुजूर, ये हमारे लिए बहुत ही लज्जा की बात है कि हमारे सैनिक उस वनराज को देखते ही सर पर पांव रख के भाग खड़े हुए। महामहिम, हमारे सैनिकों ने तो महाराज का नाम ही डुबो दिया। यदि मैं वहां पर होता तो उस वनराज को मृत्यु के घाट उतार देता। नागराज, हम तुम्हारी शक्तियों को भली भांति जानते हैं। यदि तुम कहो तो हम इस मंद्रा के सामने तुम्हारी शक्तियों का बखान कर दे। नहीं 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 महामहिम, जाने दीजिए, जाने दीजिए। मंद्रा, बताओ आगे क्या हुआ? फिर महाश्वेता वहां आ गई और किसी तरह समझा बुझाकर वनराज को पुराने महल लेके गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ महामहिम। नागराज, अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। यदि वो वनराज उस मायावी फूल तक पहुंच जाता तो मंद्रा के द्वारा हमें पता चल जाता कि वो मायावी फूल कहां है। फिर हम छल से उस वनराज की हत्या करके उससे वो फूल प्राप्त कर लेते। मंद्रा, तुम अपनी दृष्टि उस वनराज पर जमाए रखो। उसकी हर सांस की सूचना भी हमें मिलनी चाहिए। महाश्वेता, हमें लगता है हमने तुम्हारी बात मानकर इस महल में वापस आकर बहुत बड़ी भूल की है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं युवराज? मैंने तो हमेशा आपका हित ही चाहा है। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, किंतु ये भी जानता हूँ कि यदि मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आता तभी तक उस फूल को प्राप्त कर चुका होता। परंतु वनराज, हमने उस फूल को प्राप्त करने का भार अकेले ही उठाया है। यदि तुम्हारी सहायता नहीं करोगी तभी हम उस फूल को प्राप्त कर ही लेंगे। मैं तो सदैव आपके साथ हूँ युवराज। तुम हमारे साथ हो, किंतु हमारे पास समय नहीं है। एक बात ध्यान से सुन लो, यदि तुमने जल्दी ही हमें उस फूल के पास नहीं पहुंचाया तो हम स्वयं चले जाएंगे। आप अपनी जान स्वयं संकट में डाल रहे हैं युवराज। संकटों से हम बचपन से खेलते आए हैं और इस बार तुम अपनी माँ की इच्छा पूरी करने आए हैं, और अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। युवराज, बस, हम तुमसे और बात करके अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते। आज से हम अपने भविष्य के निर्णय स्वयं लेंगे। तो बोला था ना, तुम ठीक पे कह रहा था। और क्या हो गया मंगू? चंगू, ये मंदिर फिर से महल में आ गई। किधर है? अरे वो देख, सामने तो देख। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे चंगू, आंखें खोल कर देख, वो देख सामने खड़ी है। कहाँ है? अरे देख ना, सामने खड़ी है वो देख उधर। अरे कहाँ है? अरे वो देख, दूसरी भी आ गई। अरे मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे तुझे एक नहीं दिखाई दे रही, मुझे दो दिखाई दे रही है, देख। सचमुच तुम मंगू पागल हो गए। लगता है मैं पागल हो गया हूँ चंगू। अरे तुझे कोई नहीं दिख रहा है, मुझे दो मंदिर दिख रही है। इससे पहले कि मैं पागल हूँ चंगू, भाग यहाँ से, भाग। चलो भाग चंगू, चलो भाग, चलो भागो, चलो भाग। आप गलत निर्णय ले रहे हैं युवराज। गलत निर्णय तो हम आज तक लेते आए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे कहने पर हम वापस क्यों आ गए।
आपके वापस आने का निर्णय गलत नहीं था। गलत निर्णय तो वो है जो अब आप ले रहे हैं। तुम क्या समझती हो जो निर्णय तुम लेती हो वो सही है? तुम्हारे निर्णय से हमें आज तक प्राप्त ही क्या हुआ है? आपको वो फूल अवश्य प्राप्त होगा युवराज। अब हम सपनों के संसार में और नहीं जीना चाहते, बस एक ही सपना पूरा करना चाहते हैं, हमारी माँ का, जो उन्होंने देखा था कि हमारे पिताश्री की दृष्टि वापस लौट आए। और इस स्वप्न को पूर्ण करने के लिए हम और समय नष्ट नहीं करना चाहते। आप हमारा समय नष्ट कर रहे हैं। हमारी सुपुत्री लुप्त हो चुकी है और आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे। नहीं महाराज, हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हैं, अपितु राजकुमारी चंद्रमुखी की खोज में दिन रात लगे हुए हैं। महेंद्र सिंह जी, राजकुमारी चंद्रमुखी हमारी इकलौती सुपुत्री है, इकलौती, और वो इस राज्य की राजकुमारी है। यदि हम अपनी सुपुत्री को खोज नहीं पाए तो हमारे रूपनगर की प्रजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उनका तो विश्वास उठ जाएगा हम से। आपके विचारों से हम सहमत हैं महाराज, किंतु जिस कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह ने राजकुमारी चंद्रमुखी को लुप्त किया है तो बहुत ही चतुर और शक्तिशाली है। तो क्या हमारे गुप्तचर और सैनिक निकम्मे? ऐसी बात नहीं महाराज, हम उस अपराधी के बहुत ही निकट पहुंच चुके हैं। तो उसे बंदी कब बना रहे हैं? सेना प्रमुख जी, वो अपराधी शीघ्र से शीघ्र हमें कारागार में दिखाई देना चाहिए, अन्यथा आप उस कारागार में डाल दिए जाएंगे और सारे अधिकारियों से पद छीन लिए जाएंगे। हमें थोड़ा समय और दीजिए महाराज। यदि हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए तो हम स्वयं अपना त्याग पत्र दे देंगे। मोहन सिंह जी, हमें आपके काबिलियत पर कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्या करें जब से हमारी सुपुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी लुप्त हुई है ना, हम टूट गए। समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भवन सिंह जी, हमने आपसे जो कुछ कहा है ना, आप उसका बुरा ना माने, लेकिन क्या करें, हम अपनी सुपुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी की वजह से बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। महाराज, हम समझते हैं कि मन ही मन आपके ऊपर क्या बीत रही है, किंतु हम भी राजकुमारी चंद्रमुखी के बिना खून के आंसू बहा रहे हैं महाराज, खून के आंसू। परंतु रूपनगर के वरिष्ठ अधिकारी होने के कारण हम तो अपनी व्यथा किसी से कह भी नहीं सकते महाराज, कह भी नहीं सकते। भवन सिंह जी, आपके नेत्र से निकले हुए आंसू हमारे आंसुओं से ज्यादा मूल्य है। राजकुमारी चंद्रमुखी हमारा रक्त है, लेकिन आपका स्नेह और प्रेम देखकर हमें पूरा विश्वास हो गया है कि आप हमारी सुपुत्री को पाताल से भी निकाल ढूंढेंगे। महाराज, आपका ये विश्वास हम कभी टूटने नहीं देंगे। हमने रूपनगर की सीमाओं की घेराबंदी कर दी। अभी इतना समय नहीं बीता है महाराज कि कुटिल विजेंद्र प्रताप सिंह राजकुमारी चंद्रमुखी को लेकर सीमा से बाहर निकल गया। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि अपराधी विजेंद्र प्रताप सिंह अभी भी हमारी सीमाओं के भीतर है? जी महाराज, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विजेंद्र प्रताप सिंह के साथ राजकुमारी चंद्रमुखी रूपनगर के जंगलों में ही है। हम कब तक इस तरह से इन जंगलों में भटकते रहेंगे पिताश्री? जब तक हम किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंच ना जाएं, हमें यूं ही चलते रहना होगा, क्योंकि हम रूपनगर की सेना से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। परंतु रूपनगर हमारा राज्य है। यदि हम रूपनगर में सुरक्षित नहीं हैं, तो हम सीमा के बाद सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? रूपनगर की सीमा के बाहर हमें कोई नहीं पहचान पाएगा।
जबकि रूपनगर के अंदर कदम कदम पर हमारे शत्रु हैं, जो हमारे और तुम्हारे प्राण के प्यासे हो चुके हैं। हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है भुवन काका और महेंद्र सिंह जी इतने विश्वासघाती निकलेंगे। मत लो उन कपटियों का नाम हमारे समझ। हम जैसा कहें वैसा करो, अन्यथा हमें क्रोध आ जाएगा। पिताश्री ने आज तक हमसे इतनी क्रोध में कभी बात नहीं की, फिर आज इन्हें क्या हो गया है? क्या सोच रही हो? चलो हमारे साथ, अन्यथा हमारे शत्रु हमें यहीं समाप्त कर देंगे। क्षमा कीजिए पिताश्री, हमने आज तक आपके मुंह से इस तरह कायरता की बातें कभी नहीं सुनी। आपके वीरता का उदाहरण तो सारे संसार में दिया जाता है, और फिर हम देख रहे हैं कि जब से तुम्हारा रूप बदला है तुम उल्टी सीधी बातें करने लगे। एक बात याद रखो, हमारे सामने अधिक बोलने वाले को हम कड़े से कड़ा दंड देते हैं। पिताश्री ये क्या कह रहे हैं आप? आपके सामने जो भी व्यक्ति समस्या लेकर आता था, आप उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुनते थे, फिर अचानक आपका धैर्य कैसे टूटने लगा? कहीं से संदेह तो नहीं हो रहा है कि हम रूपनगर के महाराज नहीं हैं, अतिथु जादूगर विचित्र सेन है। अब हमें इससे संभल कर बात करनी है ताकि उसे हम पर कोई संदेह ना हो। किस सोच में डूब गए पिताश्री? पिताश्री, 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 क्या सोच रहे हैं आप? हम आपको कब से पुकार रहे हैं, किंतु आपका ध्यान कहाँ है? हम सोच रहे हैं कि अब हमें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। अगर हम चूक गए तो संकट में फंस जाएंगे। महाराज ने तो क्रोध में कह दिया, अगर राजकुमारी चंद्रमुखी नहीं मिली तो सारे अधिकारियों का पद छीन लेंगे। यदि मेरा पद छीन लिया मैं तो। महेंद्र सिंह जी, अरे आपसे हमें ये आशा नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं आप? हैं? आपको अपने कर्तव्य से अधिक अपने पद की चिंता सता रही है। इसमें असत्य क्या है भुवन सिंह जी? मनुष्य का मूल्य उसके पद से जाना जाता है। यदि यदि अगर मेरा पद ही छीन लिया गया तो मैं तो एक साधारण मनुष्य बन के रह जाऊंगा। महेंद्र सिंह जी, आपका स्वार्थ देखकर हमें बड़ा दुख हो रहा है, किंतु इतना जान लीजिए कि हमें अपने पद से अधिक अपने कर्तव्य से मोह है। राजकुमारी चंद्रमुखी से हमें इसलिए स्नेह नहीं कि वो इस राज की राजकुमारी है। यदि वो इस राज की राजकुमारी नहीं भी होती तो भी हमें उसके लुप्त हो जाने से उतना ही दुख होता जितना कि हमें अब हो रहा है। हम अपनी प्रजा के हर मनुष्य को एक दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो उच्च अधिकारी हो या साधारण मनुष्य। मैं आपका अर्थ अच्छी तरह समझ रहा हूं, किंतु मैंने भी राजकुमारी चंद्रमुखी को खोजने में कोई कमी नहीं छोड़ी। नहीं महेंद्र सिंह जी, आपकी खोज में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, क्योंकि आपको अपने पद की चिंता अधिक है, और यदि ऐसा है तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। राजकुमारी चंद्रमुखी आज नहीं तो कल अवश्य मिल जाएगी, और उस अपराधी को भी उसके अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। परंतु यदि वो आपके द्वारा प्राप्त नहीं हुई तो कदाचित स्वयं आप अपनी नजरों में गिर जाएंगे, क्योंकि आप अपने कर्तव्य के साथ छल कर रहे हैं सेना प्रमुख जी। और जो अपने कर्तव्य को निष्ठा के साथ पूर्ण नहीं करता उसे ईश्वर भी क्षमा नहीं करते। महेंद्र सिंह जी, मेरी आपको एक राय है, अगर आप अपने कर्तव्य को निष्ठा पूर्वक नहीं निभा सकते तो अपने पद से त्याग पत्र दे दीजिए। तुम अपने प्राणों की चिंता मत करो,
जैसा हम कहे वैसा करती रहो राजकुमारी चंद्रमुखी। आप बार बार हमें राजकुमारी चंद्रमुखी क्यों कह रहे हैं, जबकि आप अधिकतर हमें सुपुत्री कहकर पुकारते हैं? ये समय व्यर्थ की बातें करने का नहीं है। हमें तो केवल तुम्हारे प्राणों की चिंता है राजकुमारी चंद्रमुखी। हम अपने प्राणों की रक्षा स्वयं कर सकते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर आप हमें कायर क्यों समझने लग गए? हमें तुम्हारी वीरता पर संदेह नहीं है, परंतु जरा सोचो कि हमारे शत्रु कितने शक्तिशाली या चतुर है। और तुम नहीं जानती कि वो शत्रु कितना चतुर होगा जिसने तुम्हारा रूप बदलकर हमें विवश कर दिया हो कि हम तुम्हें फांसी का दंड दें। परंतु पिताश्री, आपने हमें सदैव ये शिक्षा दी है, किसी भी शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए, भले ही प्राण चले जाए। और आज आप हमें शत्रु से सामना करने के बजाय भागने के लिए कह रहे हैं। नहीं पिताश्री नहीं, हम भागेंगे नहीं, अपितु हम शत्रु का सामना करेंगे। राजकुमारी चंद्रमुखी, हमें तो महेंद्र सिंह और भुवन सिंह पर केवल संदेह है, परंतु हम उस शत्रु को तो अभी तक नहीं जान पाए हैं जिसने तुम्हारा ये रूप बदला है। शत्रु का पता तो रूपनगर के महल में जाकर ही पता चलेगा, ना कि इन जंगलों में। राजकुमारी चंद्रमुखी, जो शत्रु रूपनगर के महल में सबके सामने वायु बनकर प्रवेश कर जाए और तुम्हारा रूप बदल दे, उसे तुम कैसे पहचानोगे? किंतु आप कैसे जानते हो पिताश्री कि उस शत्रु ने सबके होते हुए हमारे रूपनगर के महल में प्रवेश किया? ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिसे तुम नहीं जानती, हम जानते हैं, केवल हम जानते हैं। और समय आने पर हम वो रहस्य तुम्हें भी बता देंगे। भुवन जी, आप मेरी बातों का गलत अर्थ निकालते हैं। मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभा रहा हूं, परंतु हमारे महल से हमारी आंखों के सामने अपराधी हमारे राजकुमारी चंद्रमुखी को ले गया, जिसके कारण मैं बौखला गया। मैं आपकी मनोस्थिति समझ सकता हूं, परंतु आप जैसा उच्च अधिकारी और समझदार व्यक्ति यदि अपना आपा खो बैठेगा तो हमारी प्रजा की रक्षा कौन करेगा? महेंद्र सिंह जी, आप सत्य कह रहे हैं, मुझे अपनी भूल का पछतावा है। आप निश्चिंत रहिए, आज के पश्चात ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा पद रहे या ना रहे, मैं राजकुमारी चंद्रमुखी को अवश्य चलाऊंगा, भले इसके लिए मुझे अपने प्राण क्यों न त्यागना पड़े। महाश्वेता क्यों नहीं आई? ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी बातों का बुरा मान गई हो। प्रणाम अतिथि युवराज। महाश्वेता, तुम कौन हो? ये आंखें, इन्हें पहले कहीं देखा है मैंने, तुम्हें अवश्य पहले कहीं देखा है मैंने। मुझे आपने अवश्य देखा है अतिथि युवराज। मैं बार बार आपसे मिलने का प्रयास कर रही थी, परंतु महाश्वेता के कारण आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। आज महाश्वेता की अनुपस्थिति में आपसे भेंट होने का अवसर मिल ही गया। कौन हो तुम और हमसे भेंट क्यों करना चाहती थी? मैं आप जैसे भोले भाले अतिथि युवराज की सहायता करना चाहती हूँ, क्योंकि रूपनगर में ठहरे हुए जितने भी अतिथि युवराज हैं, उनमें से मुझे आप ही सिर्फ कपटी दिखाई नहीं दिए, इसलिए मैंने आपसे मिलने का निर्णय लिया है। तुम हमारी क्या सहायता करना चाहते हो? जिस अमूल्य वस्तु की खोज में आप इतनी दूर चले आए हैं, मैं उस अमूल्य वस्तु के बारे में आपको इतना बताना चाहती हूँ कि यहाँ बैठे बैठे आपको वो अमूल्य वस्तु कभी प्राप्त नहीं होगी। तुम कौन सी अमूल्य वस्तु की बात कर रही हो?
वही चंद्रमुखी का फूल जिसको खोजते खोजते आप इस पुराने खंडहर में एक बंदी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तुम ये कैसे जानती हो कि यहाँ हम चंद्रमुखी के फूल की खोज में आए हैं? मंदरा के लिए ये जानना कौन सी बड़ी बात है अतिथि युवराज, क्योंकि यहाँ जो भी युवराज आते हैं वो राजकुमारी चंद्रमुखी को प्राप्त करने आते हैं, परंतु आप ऐसे पहले युवराज हैं जो राजकुमारी चंद्रमुखी को नहीं अपितु चंद्रमुखी के फूल को प्राप्त करने आए हैं। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम हमारे बारे में बहुत कुछ जानती हो, किंतु ये भी तो हो सकता है कि तुम हमारे भेद जानने आई हो। आपका यह संदेह उचित है अतिथि युवराज, किंतु आपका कोई भी भेद मंदरा से छुपा हुआ नहीं है। इस समय मैं केवल इतना बताने आई हूं कि यदि आप महाश्वेता के बातों के जाल में उलझे हुए रहें तो आपका लक्ष्य कभी पूर्ण नहीं होगा। हम समझे नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता कि महाश्वेता हमें किसी जाल में फंसा रही थी। महाश्वेता चंद्रमुखी के फूल की आस दिलाकर आपको मूर्ख बना रही है। महाश्वेता चंद्रमुखी के फूल की आस दिलाकर आपको मूर्ख बना रही है। महाश्वेता का ये साहस, अगर उसने हमें मूर्ख बनाने का प्रयत्न किया है तो हम ये भूल जाएंगे कि वो एक स्त्री है और उसे उचित दंड देंगे। किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और वो चंद्रमुखी का फूल आपके हाथों से फिसलकर किसी और के हाथों में पहुंच चुका होगा। यदि वो फूल किसी को प्राप्त होगा तो हमें प्राप्त होगा। उस फूल के लिए तो हम ईश्वर से भी लड़ जाएंगे। तो अभी आप अपने अभियान को प्रारंभ कर दीजिए और ये महल छोड़कर उत्तर दिशा की ओर निकल जाइए। यदि आपने इस महल को नहीं छोड़ा तो उस फूल की प्राप्ति आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। यही कहने आई थी। मैं चलती हूँ। प्रणाम। मैंने अपनी बातों से युवराज के मन में ये बात तो डाल दी है कि इस महल में उसे कुछ नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि युवराज इस महल के बाहर जाते हैं या नहीं। यदि युवराज उस फूल की खोज में इस महल के बाहर गए तो मुझे पता चल जाएगा कि चंद्रमुखी का फूल है कहाँ, और ये सूचना मैं महामहिम और नागराज को जल्द से जल्द पहुंचा दूंगी। मंथरा ठीक कह रही थी। महाश्वेता हमें इस महल से निकलने ही नहीं देती। इसका अर्थ यही हो सकता है कि वो हमें अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं करना देना चाहती। आज समझ में आ रहा है कि महाश्वेता हमारा साथ को ले रही थी। वो तो यही चाहती थी कि हम यहीं उलझे रहे और उस फूल तक नहीं पहुंच पाए। सूरत से इतनी भोली भाली दिखने वाली महाश्वेता इतनी चतुर निकलेगी कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। अब हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। तुरंत उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ेंगे और उस फूल को प्राप्त करके तत्काल अपने राज्य लौट जाएंगे। कहो सैनिक, क्या बात है? गजब हो गया हुजूर। अतिथि युवराज पुराने महल से चले गए। क्या अतिथि युवराज महल से चले गए? किंतु कहाँ? ये तो पता नहीं, किंतु अभी तक लौट कर नहीं आए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अतिथि युवराज महल से भाग गए।
इसका संदेह तो हमें पहले से ही था, किंतु क्या महाश्वेता ने उसे रोका नहीं? जिस समय वो गए तो महाश्वेता वहाँ नहीं थी। तुम्हें यहाँ किसने भेजा? ये संदेशा देने के लिए स्वयं महाश्वेता क्यों नहीं आई? वो अभी यहाँ आने की स्थिति में नहीं है, वो युवराज को ढूंढ रही है। तुम जाओ और तत्काल महाश्वेता से कह दो कि महेंद्र सिंह ने उसे याद किया। जाओ। जो हुक्म हुजूर। पवन जी, एक अशुभ सूचना है। अतिथि युवराज महल से लुप्त हो गए। हम जानते थे एक न एक दिन तो यही होना था। अब हम महाराज को क्या उत्तर देंगे? महाराज को उत्तर देने से पहले हमें ये सोचना होगा कि वो क्यों और कहां चले गए। अब इसका उत्तर तो महाश्वेता ही दे सकती है। हमें भय है कि कहीं महाश्वेता ने अतिथि युवराज को भागने में मदद तो नहीं की है। नहीं भुवन सिंह जी, महाश्वेता हमारे महल की विश्वसनीय सेविका है। वो इतना बड़ा विश्वासघात कभी नहीं कर सकती। हमने जिन पर विश्वास किया है उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वनराज बिना महाश्वेता की सहायता के नहीं भाग सकते हैं। चारों तरफ हमारे सैनिकों का जाल बिछा हुआ है। यदि आपको संदेह है तो सत्य का पता शीघ्र ही लगाया जाएगा। हमारी भेंट महाश्वेता से होते ही दूध का दूध और पानी का पानी एक हो जाएगा। एक एक करके हमारे समस्त युवराज लुप्त हो गए हैं। पहले सूर्य प्रताप सिंह, फिर विजेंद्र प्रताप सिंह और अब वनराज भी लुप्त हो गए हैं। कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र अवश्य। वनराज के पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है? हो सकता है कि पुराने महल में बैठे बैठे उब गए होंगे, इसलिए अपने राज्य वापस चले गए होंगे। मुझे लगता है कि वनराज को लुप्त कराने में कहीं उनके भाई भानु प्रताप सिंह का हाथ तो नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ रहें। परंतु भगवान जी, इतनी शीघ्रता से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। कदाचित आप सत्य कह रहे हैं। सबसे पहले ये सूचना हमें महाराज को देनी चाहिए। आप तत्काल उस मार्ग पर अपने गुप्ते लगा दीजिए। तब तक हम महाराज से मिलकर ये सूचना उन्हें देते हैं।